आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं संत शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम चर्चा करेंगे शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में। जी हाँ, शार्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन जो हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और वीडियो बीए सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो जो भी हमारे स्टूडेंट बीए सेकंड सेमेस्टर में हैं वो फटाफट इस वीडियो को देख लें और इसमें निहित जानकारी जो है उसको प्राप्त कर लें, क्योंकि आपकी परीक्षा जल्दी ही होने वाली है। कई यूनिवर्सिटीज़ में परीक्षाएं हो चुकी हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ में भी लिखित परीक्षा बाकी है। तो जिनकी परीक्षा भी होने वाली है उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों फटाफट वीडियो को देख लीजिए और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो अपलोड हो, आपसे रिलेटेड जो भी वीडियो हो, आप नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे और उससे आप जानकारी प्राप्त करते रहें, आप अपने परीक्षा की अच्छी तरह से तैयारी करते रहें। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस वीडियो में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये आपके लिए होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में दोस्तों चर्चा की गई है कुछ स्पेशल शार्ट आंसर के बारे में। शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आप जानते हैं कि आपका पेपर जो है 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन बी में आपका शार्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन होता है और सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन। सेक्शन ए में वेरी शार्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन, जी हाँ, सेक्शन ए में वेरी शार्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन होता है। तो शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का मतलब है आप वेरी शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, जिनका आंसर 50 वर्ड में देना होता है। शार्ट आंसर का कोई जो आपको शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इनका आंसर आपको 200 वर्ड्स में देना होता है। तो आप इस वीडियो से दोनों तरह के क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, दोनों तरह के क्वेश्चन आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए ऊपर हेडिंग दिया गया है, शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द सीन ऑफ द सी as is depicted by मैथ्यू आर्नोल्ड इन द पोएम डाबर बीच। जी हाँ, ये क्वेश्चन आप समझ गए ही होंगे किस पोएम से रिलेटेड है। डाबर बीच ये बहुत ही फेमस पोएम है दोस्तों, आपके कोर्स में इंक्लूड की गई है, यानी बीए सेकंड सेमेस्टर के कोर्स में इंक्लूड है। इसके कंपोजर जो हैं मैथ्यू आर्नोल्ड साहब हैं, बहुत ही फेमस पोएट हैं ये मैथ्यू आर्नोल्ड, इन्हीं के द्वारा ये कविता रची गई है। तो इसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि डिस्क्राइब योर ओन वर्ड्स, यानी अपने शब्दों में डिस्क्राइब करिए, इसका वर्णन करिए। द सीन ऑफ द सी, यानी समुद्र के दृश्य का वर्णन करिए। एज इज डिपिक्टेड बाय मैथ्यू आर्नोल्ड इन द पोएम डाबर बीच, जैसा कि मैथ्यू आर्नोल्ड ने अपनी पोएम डाबर बीच में उल्लेख किया है, यानी जिस तरह का उल्लेख, जिस तरह का वर्णन समुद्र के दृश्य का किया है, उसका आपको वर्णन करना है, उसको बताना है कि मैथ्यू आर्नोल्ड साहब ने किस तरह के समुद्र की सीन का वर्णन किया है। तो आंसर में देखते हैं दोस्तों क्या चीज़ है, क्या बता रहे हैं मैथ्यू आर्नोल्ड साहब कि द पोएट डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द सी कोस्ट एट डाबर बीच विथ एग्जिस्ट ऑन द बॉर्डर्स ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस। जी हाँ, वो क्या बता रहे हैं कि द पोएट डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ द सी, यानी पोएट वर्णन करता है किस चीज़ का, द ब्यूटी ऑफ सी, समुद्र के सुंदरता का वर्णन करता है। सी कोस्ट यानी समुद्र के किनारे की सुंदरता का वर्णन करता है। एट डाबर बीच यानी डाबर बीच पर, व्हिच एग्जिस्ट जो स्थित है कहाँ पर, ऑन द बॉर्डर्स ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस, यानी इंग्लैंड और फ्रांस के बॉर्डर पर जो डाबर बीच स्थित है, तो उसके समुद्री किनारे का बहुत ही रूपक, बहुत ही मनोहारी वर्णन, बहुत ही अच्छा वर्णन करता है, उसके सुंदरता का वर्णन करता है। आगे देखते हैं, इट इज़ नाइट एंड स्काई इज क्लियर, यानी ये वर्णन कब का है, रात्रि का वर्णन है, रात्रि का समय है, और स्काई जो है एकदम से क्लियर है, अर्थात आसमान एकदम से स्वच्छ है, साफ है। द मून शाइन्स ब्राइट ऑन द क्लियर ब्लू स्काई, यानी जो मून है, चंद्रमा जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से चमक रहा है। ऑन द क्लियर ब्लू स्काई, यानी स्वच्छ आसमान पर, नीले आसमान पर, स्वच्छ नीले आसमान पर चंद्रमा चमक रहा है। द काम सी लुक्स, यानी शांत सी दिखता है, समुद्र दिखता है किस तरह, ब्यूटीफुल इन द मून लाइट नाइट, यानी मून लाइट यानी चांदनी रात में, मून लाइट नाइट इसका मतलब चांदनी रात में समुद्र जो है वो, जो शांत समुद्र है वो बहुत ही सुंदर दिखता है, बहुत ही ब्यूटीफुल अर्थात सुंदर दिखता है। आगे कभी कहता है कि द स्ट्रेट्स अर्थात जल डमरू मध्य जो है, ऑन द फ्रेंच कोस्ट यानी फ्रांसीसी किनारे पर, ग्लिमर
विथ लाइट यानी प्रकाश के साथ चमचमा रहा है, टिमटिमा रहा है कह सकते हैं आप। द सी वेव्स स्ट्राइक अगेंस्ट द शोर एंड देन दे ब्रेक इनटू अ लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे, यानी सी की वेव्स जो हैं यानी समुद्र की लहरें जो हैं वो क्या करती हैं, स्ट्राइक अगेंस्ट द शोर यानी किनारे से टकराती हैं, एंड देन दे ब्रेक और तब वो टूट जाती हैं, इनटू अ लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे यानी एक लंबी लाइन में, स्प्रे की एक लंबी लाइन में टूट जाती है। स्प्रे यानी फुहारों में वो बदल जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, टूट जाती हैं लहरें। आगे देखिए कवि क्या कहता है, कहता सी वेव्स कैरी विथ देम यानी समुद्र की लहरें जो हैं वो अपने साथ क्या चीज़ लेके आती हैं, देखते हैं आंसर में आगे। यानी सी वेव्स जो हैं समुद्र की लहरें हैं, कैरी विथ देम अपने साथ ले जाती हैं, पेबल्स लेइंग ऑन द सी यानी जो कंकड़ पत्थर समुद्र के किनारे हैं, लेइंग ऑन द सी शोर यानी समुद्र के किनारे हुए जो कंकड़ पड़े हुए कंकड़ हैं उनको वो ले जाती हैं, एंड देन अगेन फ्लिंग देन बैक ऑन द शोर और पुनः वो समुद्र के किनारे पर आ जाती हैं। अर्थात लहरें जब उठती हैं तो जो समुद्र के किनारों पर जो पत्थर कंकड़ होते हैं उन कंकड़ों को बहा के ले जाती हैं और पुनः फिर समुद्र की लहरें किनारे पर फिर आ जाती हैं। आगे द प्रोड्यूस म्यूजिक, और फिर वो क्या करती हैं, म्यूजिक उत्पन्न होता है, म्यूजिक प्रोड्यूस होता है, बट द पोएट्स हार्ट इज फिल्ड विथ एटर्नल सैडनेस टू हियर द म्यूजिक ऑफ द सी वेव्स, यानी म्यूजिक तो उत्पन्न होता है लेकिन पोएट्स का जो हार्ट है यानी कवि का हृदय जो है फिल्ड विथ एटर्नल सैडनेस यानी अनंत दुख से भर जाता है। यानी उस म्यूजिक को सुन करके आगे बता रहा है कि टू हियर द म्यूजिक यानी म्यूजिक को सुन करके, आप द सी वेव्स यानी समुद्र की लहरों के संगीत को सुन करके कवि का हृदय जो है वो अनंत दुख से भर जाता है। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हो गया कि समुद्र के किस सीन का वर्णन यानी किस प्रकार की सीन का वर्णन कवि ने किया है डाबर बीच में, मैथ्यू आर्नोल्ड साहब ने किया है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये आंसर आपका हो गया। अगर दोस्तों वेरी शॉर्ट आंसर में ये क्वेश्चन आता है तो आप इसकी कॉमन लाइन यानी समुद्र की जो कॉमन लाइन यानी उसकी सुंदरता की जो कॉमन लाइन बताई गई हैं यानी वो कहाँ पर स्थित है, किनारा और प्रकाश यानी रात्रि के यानी चांदनी में वो चमचमाता है, ये बातें आप 2-3 लाइन में लिख सकते हैं, आपका क्लियर हो जाएगा वो क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि व्हिच ग्रीक पोएट डज द पोएट रिफर्स इन द पोएम, यानी किस ग्रीक पोएट का यूनानी कवि का वर्णन जो है उल्लेख जो है डाबर बीच पोएम में कवि ने किया है, एंड विथ व्हाट रेफरेंस ही रेफरेंस टू द ग्रीक पोएट, और किस संदर्भ में इस ग्रीक पोएट अर्थात यूनानी कवि का वर्णन किया गया है। यानी इस पोएम में किसी यूनानी कवि का भी नाम आता है, उसका भी उल्लेख मिलता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस यूनानी कवि का उल्लेख मिलता है और किस संदर्भ में उसका उल्लेख किया है, यानी मैथ्यू आर्नोल्ड साहब ने किस संदर्भ में इस पोएम में डाबर बीच में यूनानी कवि का उल्लेख किया है और किसका उल्लेख किया है, यही क्वेश्चन कह रहा है। इसका आंसर आपको देना है। अब आंसर में देखिए कि लिखा हुआ है कि इन द पोएम द पोएट रिफर्स टू द ग्रेट ग्रीक पोएट सोफोकल्स हु लिव्ड फ्रॉम 495 से 406 BC, यानी इन द पोएम इस कविता में द पोएट रिफर्स टू द ग्रेट ग्रीक पोएट सोफोकल्स, अर्थात सोफोकल्स या सोफोक्लीज जो भी कहिए आप। तो इस कविता में कवि ने क्या किया है, एक महान यूनानी कवि जो हैं सोफोकल्स उनका उल्लेख किया है। सोफोकल्स यानी महान यूनानी पोएट जो हैं कवि जो हैं उनका उल्लेख किया है। हु लिव्ड जो जिनका जीवन काल है जो कब रहे थे 495 से 406 ईसा पूर्व में, यानी जिनकी अवधि जो है 495 से 406 ईसा पूर्व की है। तो उन्हीं के बारे में उन्होंने वर्णन किया है, अर्थात आर्नोल्ड साहब ने सोफोकल्स के बारे में इस पोएम डाबर बीच में वर्णन किया है। आगे देखते हैं ही वाज आल्सो अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट, यानी ये सोफोकल्स जो थे वो बहुत ही बड़े ड्रामेटिस्ट अर्थात महान नाटककार भी थे।
द पोएट रिफर्स टू द पोएट रिफर्स हिज नेम, यानी उनका उल्लेख करता है, उनके नाम का उल्लेख करता है, बिकॉज लाइक हिम, उन्हीं की तरह, बिकॉज लाइक हिम यानी उसकी तरह, यानी अर्नोल्ड साहब अपने बारे में बता रहे हैं कि उन्हें अर्नोल्ड की तरह सोफोकल्स भी, यानी सोफोकल का हर्ट भी, वाज आल्सो फिल्ड, यानी उनका हृदय भी भर गया था, विथ एटर्नल सैडनेस, यानी अनंत दुख से, व्हेन ही हर्ड ऑन द एजियन, जब एजियन पर उन्होंने सुना था, क्या सुना था दोस्तों, द सैड म्यूजिक ऑफ द बेब्स, द सैड म्यूजिक ऑफ द बेब्स ऑफ द नॉर्थन सी, यानी उत्तरी समुद्र के लहरों का जब उन्होंने एक दुख से भरा हुआ संगीत जब उन्होंने सुना, तो उनका हृदय भी एकदम शाश्वत दुख से, यानी अनंत दुख से, एटर्नल सैडनेस से एकदम से भर गया। किसका? सोफोकल्स का। तो उन्हीं की तरह ठीक इन्हीं अर्नोल्ड साहब की का दुख भी डाबर बीच पर जब वो समुद्र की लहरों को देखते हैं, उसकी म्यूजिक को सुनते हैं, तो उनका हृदय जो है प्रफुल्लित नहीं होता, बल्कि दुख से भर जाता है, बहुत ही अत्यंत दुखी हो जाते हैं। तो इसीलिए उनका वर्णन किया गया है, क्योंकि उनके समान इनके साथ भी हुआ। आगे देखते हैं, सोफोकल्स हैड एन एक्सपीरियंस सिमिलियर टू अर्नोल्ड, यानी सोफोकल्स का अनुभव भी ठीक अर्नोल्ड साहब की ही तरह था, यानी दोनों का अनुभव सेम टू सेम था, एक समान था। सोफोकल्स आल्सो म्यूड ऑन द राइज एंड सोयल, यानी सोफोकल्स ने इस बात का उल्लेख किया है, किसका वर्णन किया है, राइज एंड सोयल, यानी उत्थान और उभार का वर्णन किया है। द एब एंड फ्लो, यानी उतार और प्रवाह का वर्णन किया है। एंड द कन्फ्यूज और भ्रमित, एंड डिसऑर्डर्ड स्टेट, यानी अव्यवस्थित अवस्था का ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी मनुष्य के जीवन के अव्यवस्थित अवस्था का वर्णन किया है। यानी सोफोकल्स साहब ने किस चीज़ का वर्णन किया है, मनुष्य के जीवन की उतार चढ़ाव की, उनके उतार और उत्थान की, और भ्रमित और अव्यवस्थित अवस्था का भी वर्णन किया है। यानी इन सारी चीज़ों का वर्णन सोफोकल्स ने अपने पोएम्स में या अपने प्लेज में किया है। अब ये दोस्तों हो गया कि सोफोकल्स का वर्णन, यानी यूनानी जो ग्रीक राइटर थे, ग्रीक पोएट थे, उनका वर्णन क्यों किया था अर्नोल्ड साहब ने, ये चीज़ आप जान चुके हैं, इसको आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या चीज़ है देखते हैं कि व्हाट पिक्चर डज अर्नोल्ड प्रेजेंट ऑफ द वर्ड इन द पोएम डाबर बीच, यानी डाबर बीच पोएम में अर्नोल्ड साहब जो हैं व्हाट पिक्चर, यानी किस तरह की पिक्चर, किस तरह का चित्र, जो दृश्य जो है वो प्रेजेंट करते हैं, उपस्थित करते हैं, ऑफ द वर्ल्ड माने संसार का, यानी संसार का किस तरह का चित्र जो है अर्नोल्ड साहब अपनी कविता डाबर बीच में उपस्थित करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, बताते हैं। तो ये चीज़ आपको बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन में, कि इस पोएम में, डाबर बीच नामक पोएम में कवि ने किस तरह का वर्णन किया है, यानी संसार की किस चित्र का, किस अवस्था का वर्णन किया है, ये बात इस क्वेश्चन में पूछी जा रही है। इसका आंसर आप देख लीजिए फटाफट। देखिए, अर्नोल्ड पोर्ट्रेज अ पेसिमिस्टिक पिक्चर ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड, यानी वर्तमान संसार का, आगे है पूरा पढ़ लेते हैं पहले सेंटेंस, इन हिज पोएम डाबर बीच, यानी अपनी कविता डाबर बीच में कवि ने किस चीज़ का वर्णन किया है, संसार के किस चित्र का, पेसिमिस्टिक अर्थात निराशावादी चित्र का उन्होंने चित्र को प्रस्तुत किया है। पेसिमिस्टिक पिक्चर ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड, यानी वर्तमान संसार के निराशावादी चित्र को प्रस्तुत किया है इन हिज पोएम डाबर बीच, यानी अपनी कविता डाबर बीच में, यानी अर्नोल्ड साहब ने अपनी कविता डाबर बीच में वर्तमान संसार के, वर्तमान यानी प्रेजेंट वर्ल्ड के निराशावादी चित्र को प्रस्तुत किया है। आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू हिम दिस वर्ड ऑफ आवर, अकॉर्डिंग टू हिम यानी उनके अनुसार अर्थात अर्नोल्ड साहब के अनुसार, दिस वर्ल्ड ऑफ आवर्स, यानी हमारा संसार जो है,
लुक्स ब्यूटीफुल, सुंदर दिखता है। न्यू एंड वेरियस यानी भिन्नात्मक, नया और विभिन्न तरीके से दिखता है। बट इट इज़ नॉट सो, लेकिन है नहीं ऐसा। यानी अर्नोल्ड साहब ये बताना चाहते हैं कि वैसे तो ये संसार बहुत ही सुंदर, बहुत ही विभिन्नताएं, बहुत ही अच्छा नया दिखता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, वास्तव में ऐसा नहीं है क्या चीज़, आगे देखते हैं। इट हैज़ नाइदर जॉय नार लव, ना ही इसमें आनंद है, जॉय है, ना ही प्रेम है। नार लाइट, ना ही प्रकाश है। नार सर्टिट्यूड, ना ही कोई स्थिरता और निश्चितता है। नार पीस, ना ही शांति है। नार हेल्प फॉर पेन, और ना ही दुख में मदद की, जो लोग मदद करते हैं, तो ना ही किसी के दुख में कोई मदद करने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ना ही प्रसन्नता, ना ही प्रेम, ना ही प्रकाश, और ना ही निश्चितता, और ना ही किसी की मदद, दर्द दुख में परेशानी में किसी की मदद, यानी इस संसार में ऐसा कुछ नहीं है। अर्नोल्ड साहब ऐसा बता रहे हैं कि इस वर्तमान यानी प्रेजेंट वर्ल्ड में ये सारी चीज़ें कुछ नहीं है। मैन लिविंग इन द वर्ल्ड, जो व्यक्ति है इस संसार में रहता है, आर लाइक द इग्नोरेंट आर्मीज, यानी अज्ञानी सेना की तरह रहता है। यानी मनुष्य जो है इस संसार में एक इग्नोरेंट आर्मीज यानी अज्ञानी सेना की तरह रहता है। ऑन द डार्क प्लेन, यानी अंधकार से भरे हुए, यानी अंधकारमय मैदान पर, जिस तरह मैदान पर सेना उतरती है, तो ठीक इसी तरह एक अंधकारमय मैदान पर ये व्यक्ति जो है वो इस संसार में एक अज्ञानी सेना की तरह, इग्नोरेंट आर्मीज की तरह रहता है। दे फाइट कन्फ्यूजली विदाउट नोविंग द एम ऑफ दियर लाइव्स, यानी वे लड़ते हैं, अर्थात जिस तरह सेना के सैनिक लड़ते हैं, तो ठीक उसी तरह मनुष्य लड़ते हैं। कन्फ्यूजली यानी भ्रमित होकर के, विदाउट नोविंग बिना जाने हुए, द एम ऑफ दियर लाइव्स यानी अपने जीवन का लक्ष्य, एम ऑफ दियर लाइव्स यानी अपने जीवन का लक्ष्य बिना जाने हुए, यानी विदाउट नोविंग वे आपस में लड़ते रहते हैं भ्रमित होकर के। तो ये बात कवि ने इस पोयम में बताई है। इस संसार के बारे में जो चित्र प्रस्तुत किया है, संसार की जो पिक्चर उन्होंने, वर्ल्ड की जो पिक्चर प्रस्तुत की है, वो यही पिक्चर प्रस्तुत की है। यानी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि किस तरह की, अगर ये वेरी शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन आ जाता है तो आप इतना ही लिख देंगे कि अर्नोल्ड पोर्ट्रेस अ पेसिमिस्टिक पिक्चर ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड इन हिज पोयम डाबर बीच। अब उसके बाद एक लाइन और जोड़ सकते हैं यहाँ सो तक, बस इसी में आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन और आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 50 वर्ड और 200 वर्ड ये केवल नियर अबाउट होता है, यानी लगभग होता है, ना कि कोई निश्चित है कि उतने में ही लिखना है आपको। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये। अब आगे के वीडियोज़ में और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। आप अपना विचार, अपने प्रपोजल जो हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।